अमर होना महज किस्से कहानियों की बात लगती है, लेकिन द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन के नाम से जाने जाने वाले रियल लाइफ की एक ऐतिहासिक शख्सियत ने चौंकाने वाला ये दावा किया है। 1970 के दशक तक की कहानियों में उसके अस्तित्व के बारे में बताया गया है। फिर वो कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ और अक्सर अलग अलग पहचान बदलता रहता है। उसे डेयर वंडरमैन या द वंडरमैन के रूप में भी जाना जाता है और उसे एक पैगंबर, एक जादूगर, एक हीलर, एक जासूस और एक जीनियस माना जाता था। लेकिन कौन था द मॉर्टल काउंट, और क्या वो सचमुच में हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? दोस्तों, 1783 में निकोलस थॉमस द्वारा बनाई गई ये नक्काशी द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन की एकमात्र मौजूद तस्वीरों में से एक है। ये कथित तौर पर फ्रांस की सबसे अमीर और सबसे सनकी महिलाओं में से एक मार्क्वेस डी ओर्फे के पास मौजूद एक खोई हुई पेंटिंग पर आधारित है। हालांकि इस कहानी को शुरुआत से ही शुरू करना सबसे अच्छा होगा, लेकिन इस मिस्ट्री काउंट की बैक स्टोरी कुछ हद तक हैरान करने वाली है। जबकि द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति के जन्म की सही तारीख किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर कहानियों का अंदाजा इसके 1690 के दशक के आसपास होने का है। असल में एनी बेसेंट की किताब द कॉम्टे डी सेंट जर्मेन द सीक्रेट ऑफ किंग्स के इतिहास के मुताबिक उनका जन्म 1690 में ट्रांसिल्वेनिया के प्रिंस फ्रांसिस राकोजी टू के बेटे के रूप में हुआ था। इस बीच कई दूसरे दावों में कहा गया है कि वो फाल्स न्यूबर्ग की मारिया अन्ना का नाजायज बेटा था, जो स्पेन के चार्ल्स द्वितीय की विधवा थी, या शायद पुर्तगाल के राजा जॉन फिफ्थ का बेटा भी था। हालांकि हम निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो शाही परिवार से संबंधित था, लेकिन फिर भी इतना करीब नहीं था कि सिंहासन का दावा कर सके। दूसरी अफवाहें जिन्हें कम गंभीरता से लिया जाता है, उनका दावा है कि वो ईसा मसीह के समय में रहता था और यहाँ तक कि काना में शादी में भी शामिल हुआ था, जहां एक छोटे यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया था। काउंट की पैदाइश, जिंदगी और मौत का खुलासा ज्यादातर कई कहानियों और ऐतिहासिक दावों पर ही आधारित है, और वो आज भी एक जिंदा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इससे पहले कि हम और गहराई में उतरें, क्यों ना आप उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को थोड़ा प्यार दे दें। मैं बदले में आपके अमर होने की पेशकश तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको अजीब, अद्भुत और बेहतरीन कंटेंट देने का वादा जरूर कर सकता हूँ। तो इंतजार किस बात का है? एक बात जिस पर सभी सहमत हैं वो ये है कि जब एल्केमी की बात आती है तो द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन को सबसे टैलेंटेड माना जाता है। नेचुरल फिलोसफी की इस ऐतिहासिक शाखा का मकसद मटेरियल एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए कुछ सुपर नेचुरल चेंज को करना होता है। इसमें आमतौर पर बुनियादी चीजों जैसे मेटल को दूसरी कीमती चीजों में बदलना शामिल था। एल्केमी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक प्रोजेक्शन पाउडर बनाना था, जिसे अक्सर मायावी फिलोसोफर्स स्टोन के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे राइटर J.K. राउलिंग ने हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की फिल्मों में दर्शकों को दिखाया था और वो बहुत ही मशहूर हुआ था। एल्केमी में इस रहस्यमयी पदार्थ के बारे में दावा किया जाता है कि ये लिड जैसी धातुओं को शुद्ध सोने में बदल सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, द फिलोसोफर्स स्टोन को एक अमृत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उसे पीने वाले को अमर कर देगा। अक्सर ये अंदाजा लगाया जाता है कि द काउंट ने एल्केमी के इस रहस्य का पता लगा लिया था, जिसने उन्हें अमर होने की शक्ति प्रदान की। कहा जाता है कि जो लोग द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन से मिले थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो उनकी कथित जादुई शक्तियों से हैरान थे। जब फेमस इटालियन ऑथर कासानोवा 1760 में द काउंट से मिले तो उन्होंने कहा कि इस अद्भुत आदमी ने बहुत ही सरल आत्मविश्वास से भरे तरीके से कहा कि वो 300 साल का था, कि वो यूनिवर्सल मेडिसिन का रहस्य जानता था, कि उसे प्रकृति पर महारत हासिल है, कि वो हीरे पिघला सकता है। ये सब जो उसने कहा उसके लिए एक छोटी सी बात थी। यार सेंट जर्मेन भाई, डींग मारने वाले लोग किसी को पसंद नहीं होते। इस सच के बावजूद कि वो इन सबसे ज्यादा जिएगा, काउंट की ज्यादातर यात्राएं पूरे इतिहास में दूसरों द्वारा लिखी गई हैं। उसके सदियों से जिंदा रहने की कहानियों के होते हुए भी काउंट ऑफ सेंट जर्मेन ने यूरोपियन एलिट सोसाइटी में सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। कथित तौर पर पर्शिया कोर्ट के शाह में ज्वेलरी क्राफ्ट सीखने में 5 साल बिताने के बाद द काउंट 1742 में वर्साय पहुंचे, जहां उन्होंने साइंस और हिस्ट्री के अपने नॉलेज, अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर के दम पर शाही परिवारों और एलिट सोसाइटी के लोगों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया। उनकी एजुकेशन को लेकर कोई विवाद नहीं था। इनफैक्ट वो फ्रेंच, जर्मन, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी और अंग्रेजी के साथ साथ चीनी, लैटिन, अरबी और यहाँ तक कि प्राचीन ग्रीक और संस्कृत सहित कई भाषाएं अच्छी तरह से बोलते थे। वो एक मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। वो एक अद्भुत पेंटर, एक महान वायलिन वादक और एम्बिडेक्ट्रस थे। वो कथित तौर पर एक हाथ से लेटर और दूसरे हाथ से पोएट्री लिखने में माहिर थे। इसलिए अगर ये आदमी किसी भी पार्टी में मौजूद होता तो आपके पास लेडीज को इम्प्रेस करने का कोई चांस ही नहीं होता।
कोई भी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट न होने के बावजूद द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन को बहुत अमीर माना जाता था। शायद इसका मतलब है कि वो किसी शाही परिवार में पैदा हुआ था, या ये बात सच है कि वो बेस मेटल्स को सोने में बदल सकता था। कुछ कहानियों के हिसाब से उसने जहाँ जहाँ भी यात्रा की वहाँ एक एडवांस लेबोरेटरी बनाई और कई छोटे हीरे और मोतियों को बड़े में बदलने में सक्षम होने का दावा किया, जिसे वो अपने कपड़ों को सजाने के लिए इस्तेमाल करता था। तो एक अजीब आदमी भी था यार। हालांकि वो मनोरंजन के लिए अक्सर दोस्तों से मिलता था, लेकिन उसे लोगों के सामने खाना खाते हुए कम ही देखा जाता था। इनफैक्ट ये अफवाह भी थी कि वो सिर्फ ओट्स ही खाता था। जिस किसी को भी काउंट से मिलने का मौका मिला उसे यकीन था कि वो वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति था। लेकिन साल 1760 में हुए एक किस्से ने इस विश्वास को जन्म दिया कि वो सच में अमर था। उस साल द काउंट पेरिस में था जब काउंटेस वॉन जॉर्जी नाम की एक बुजुर्ग महिला ने सुना कि वो फ्रांस के राजा लुई 15 की मालकिन मैडम डी पोम्पाडोर के घर पर रखी गई एक पार्टी में शामिल होने वाला है। बूढ़ी काउंटेस इस खबर से हैरान थी क्योंकि 1710 में जब वेनिस में वो थी तब उसकी मुलाकात काउंट ऑफ सेंट जर्मेन से हुई। जब उसने दूसरी बार काउंट को देखा तो वो देखकर चौंक गई कि उसकी उम्र एक दिन भी आगे नहीं बढ़ी थी। जाहिर है उसने पूछा कि क्या उसके पिता पहले वेनिस में रहते थे और उसी नाम से जाने जाते थे। इसके लिए काउंट ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं मैडम, लेकिन मैं खुद इस सदी के अंत और इस सदी की शुरुआत के दौरान वेनिस में रह रहा था और मुझे उस वक्त आपको हाजिरी देने का सम्मान मिला था। पूरी तरह से हैरान काउंटेस ने कहा कि यह संभव है, ये दावा करते हुए कि उन दिनों में जिस काउंट डे सेंट जर्मन को जानती थी वो कम से कम 45 साल का था और आप आज भी उसी उम्र के हैं। कोई भी ये मान सकता है कि उस बुजुर्ग काउंटेस को कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन उस समय वेनिस में काउंट की उम्र के बराबर के एक बंदे के होने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। 1868 में पब्लिश की गई अपनी किताब सुविनिर डे चार्ल्स हेनरी बैरन डी ग्लिचिन में राइटर बैरन डी ग्लिचिन ने कहा, मैंने रामेउ और वेनिस में फ्रांसीसी राजदूत के एक पुराने रिश्तेदार को 1710 में सेंट जर्मेन को जानने का दावा करते हुए सुना है, जब वो 50 साल के एक आदमी की तरह था। कहा जाता है कि काउंटेस के उस खुलासे से काउंट को कोई परेशानी नहीं हुई थी, बस उसने एक जानी मानी स्माइल देकर कहा, मैडम मैं बहुत बूढ़ा हूँ। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अमर होना संभव है? हो सकता है कि आप कभी किसी ऐसे बंदे से मिले हों जो अपनी उम्र से ज्यादा ज्ञानी दिखता है और इस फीलिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आप उसे पिछले जन्म में जानते थे। आप अपनी कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, मैं जानने के लिए बेताब हूँ। चलिए वापस चलते हैं। सालों से काउंट के कथित ठिकानों का एक पूरा इतिहास मुख्य रूप से किस्सों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और साहित्यिक कहानियों पर आधारित है, जिसे बताने में बहुत लंबा समय लगेगा। 18वीं शताब्दी के आसपास द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन ने पूरे यूरोप में कई यात्राएं की, जिसमें उन्होंने रईसों को राजनीति और दुनिया के अपने बेशुमार नॉलेज से आकर्षित किया। 1740 के दशक के दौरान वो फ्रांस के किंग लुई 15 के दरबार में एक महत्वपूर्ण दूत बन गया और कथित तौर पर इंग्लैंड में उनके लिए गुप्त मिशन चला रहे थे। 1763 में उन्होंने नीदरलैंड के हेग में इसी तरह का एक मिशन किया, जहां उनकी मुलाकात बदनाम प्रेमी जियाकोमो गिरालोमो कैसानोवा से हुई। 1765 में उन्होंने रूस की यात्रा की, जहां कहा जाता है कि वो एक ऐसी साजिश में शामिल थे जिसने कैथरीन द ग्रेट को सिंहासन पर बिठाया। 1774 में वो फ्रांस लौट आए, जब लुई 16 और मैरी एंटोनेट ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। वहां रहते हुए उन्होंने क्वीन के रहस्यमय सलाहकार के रूप में काम किया और उन्हें 15 साल बाद होने वाले विद्रोह की चेतावनी भी दी। यूं कि आश्चर्य की बात नहीं है कि मैरी एंटोनेट द काउंट की तरफ आकर्षित हो गई, ये देखते हुए कि वो अपनी जवानी और खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कितना जुनूनी था। हम फ्रेंच रॉयल कोर्ट में द काउंट के ठहरने के बारे में जानते हैं, क्योंकि 1821 में एक दुर्लभ किताब के कुछ हिस्सों का ट्रांसलेशन किया गया था, जिसे सुवेनिर डे मैरी एंटोनेट कहा जाता था, जिसे क्वीन की करीबी दोस्त द काउंटेस डी एडेमिर ने लिखा था। उसने कई बार सेंट जर्मेन का नाम लेते हुए लिखा था। वो मुझसे बहुत पहले फ्रांस के दरबार में पेश हुआ था। ये 1743 था। वो कहाँ से आया था? यही वो बात है जिसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। जहां तक उनकी उम्र का सवाल है, उन्हें लगभग 40 से 45 साल का बताया गया है, जबकि उनके चेहरे को एरोगेंट, स्मार्ट, तेज और पहली नजर में किसी को भी चौंका देने वाला बताया गया था। वर्साई के फ्रांसीसी दरबार में रहने के बाद द काउंट ने 1779 में जर्मनी के हैम्बर्ग की यात्रा की, जहां उन्होंने हेसे कैसल के प्रिंस चार्ल्स से दोस्ती की। इजाबेल कूपर ओकली की किताब द कॉम्टे डी सेंट जर्मेन के हिसाब से, जो शायद सेंट जर्मेन की जिंदगी की सबसे फेमस बायोग्राफी थी, वहां पहुंचने पर काउंट ने प्रिंस चार्ल्स को बताया कि वो ट्रांसिल्वेनिया के प्रिंस फ्रांसिस टू राकोजी के बेटे थे और वो 88 साल के थे।
काउंट ने अपनी बेशकीमती पत्थरों के कलेक्शन से प्रिंस को इम्प्रेस किया और उसे विश्वास दिलाया कि उन्होंने कपड़ों को रंगने का एक नया तरीका ईजाद कर लिया है। प्रिंस की अपनी लिखी हुई बातों के हिसाब से उन्होंने लुइसिलोन में अपने पास के समर होम में एक लेबोरेटरी बनाई, जहां उन्होंने और काउंट ने मिलकर एल्केमिकल एक्सपेरिमेंट्स और कीमती पत्थरों और गहनों को बनाने का काम किया। द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन अगले 5 सालों के लिए एकर्नफोर्ड में प्रिंस की रियासत में मौजूद एक खाली फैक्ट्री में रहे। लोकल रिकॉर्ड बताते हैं कि 27 फरवरी 1784 को काउंट की मौत भी हुई थी। वाह भाई वाह, कहानी में क्या मोड़ है। उन्हें 2 मार्च को एक प्राइवेट कब्र में दफनाया गया और उनकी मौत एकर्नफोर्ड में सेंट निकोलाई चर्च के रजिस्टर में दर्ज की गई थी। उसी साल 3 अप्रैल को मेयर और सिटी काउंसिल ने काउंट की बची हुई चीजों की नीलामी के संबंध में एक आधिकारिक घोषणा की। अगर कोई जिंदा रिश्तेदार उन पर दावा नहीं करता है तो प्रिंस चार्ल्स ने उस फैक्ट्री को सरकार को डोनेट कर दिया और बाद में इसे एक अस्पताल में बदल दिया गया। ये किसी भी साधारण आदमी के लिए इस कहानी का अंत होगा, लेकिन द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन के लिए ये उसके आसपास भी नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं, द काउंट उतना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जितना हम सोच सकते हैं। इनफैक्ट 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फिलोसोफर वोल्टेयर, जो साइंस और लॉजिक के एक सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने खुद कहा कि सेंट जर्मेन एक ऐसा आदमी है जो कभी नहीं मरता है और जो सब कुछ जानता है। काउंट की मौत भले ही ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई हो, लेकिन इसने उन्हें 19वीं और 20वीं शताब्दी में फिर से प्रकट होने से नहीं रोका। कहा जाता है कि उन्हें 1785 में जर्मनी में प्रसिद्ध जादूगर एंटोन मेस्मर के साथ देखा गया था। ऐतिहासिक फ्रीमेसनरी रिकॉर्ड जैसे कि जर्मन मैगजीन डेर वेवेसफोरर फरवेरोथेलोंग डेस फ्रीमेरोरर ऑर्डेंस में से एक में यह भी दावा किया गया है कि उनके ग्रुप ने उसी साल पेरिस में एक जलसे में शामिल होने के लिए द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन को चुना था। काउंटेस डी एडमिर ने दावा किया कि उसने द काउंट को फ्रांस में कई बार देखा है। 1793 में मैरी एंटोनेट की मौत पर भी वो अपनी किताब में लिखती हैं, मैंने क्वीन की हत्या में सेंट जर्मेन को फिर से देखा और ये मेरी समझ से बाहर था। काउंटेस ने यह भी दावा किया है कि उसने द काउंट को 5 बार और देखा है, वो भी एकदम एजलेस। आखिरी बार उसने उसे 1820 में ड्यूक ऑफ बेरी की हत्या के दिन देखा था, 1822 में उसकी खुद की मौत से ठीक 2 साल पहले। लेकिन ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है जिन पर काउंट को कथित तौर पर देखा गया था। फ्रीमेसन के हिसाब से, जिसे द काउंट से जुड़ा हुआ कहा जाता था, जर्मनी में मरने वाले लगभग 10 साल पहले सेंट जर्मेन से मिलता जुलता एक रहस्यमय आदमी 1775 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर सिग्नेचर करने के लिए वहां पर मौजूद था। लोगों के ध्यान से बचने के लिए ऐसा लगता है कि द काउंट ने अलग अलग समय पर कई पहचानों का इस्तेमाल किया। 1820 में इंग्लिशमैन अल्बर्ट वैंडम ने अपनी डायरी में एन इंग्लिशमैन इन पेरिस में एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में लिखा था जो उसे लुई फिलिप के शासन के अंत में मिला था, जिसकी जिंदगी द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन से मिलती जुलती थी। वैंडम लिखते हैं, उन्होंने खुद को मेजर फ्रेजर कहा। वो अकेले रहते थे और कभी भी अपने परिवार के बारे में नहीं बताते थे। इसके अलावा वो बहुत अमीर था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से था। उसे यूरोप के सभी देशों के हर समय के बारे में अच्छी जानकारी थी। जाना पहचाना लगता है ना। अगर ये काफी नहीं था तो वैंडम आगे कहते हैं कि सेंट जर्मेन की तरह मेजर फ्रेजर 40 से 50 साल के बीच के एक आदमी की तरह दिखते थे। वे मिडिल क्लास के थे और मजबूत कदकाठी के थे। मेजर फ्रेजर ने पेरिस के दरबार को चकित कर दिया, जैसा कि द काउंट ने सालों पहले किया था, ये दावा करते हुए कि वो सम्राट नीरो से लेकर दांते तक कई ऐतिहासिक शख्सियतों को पर्सनली जानते थे, लेकिन फिर वो बाद में बिना कुछ कहे गायब हो गए। क्या वो वही मेजर जेम्स फ्रेजर हैं जिसने 1820 में हिमालय के पार अपनी यात्रा के बारे में एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें दावा किया गया था कि वो सबसे पवित्र नदी के स्रोत गंगोत्री तक पहुंच गए थे और जमुना नदी के स्रोत में स्नान किया था। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन ने अपने ऑस्ट्रेलियाई फ्रेंड लेखक फ्रांच ग्रिफर को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया था। 1843 में छपी ग्रिफर की किताब क्लेन वीनर मेमोरियन में वो लिखते हैं कि द काउंट ने उनको बताया कि इस सदी के अंत में मैं यूरोप से गायब हो जाऊंगा और हिमालय के इलाकों में चला जाऊंगा। और जैसे कि आप पहले से काफी अजीब महसूस नहीं कर रहे थे, चीजें और भी ज्यादा रहस्यमय होने वाली हैं भाई। हम कभी नहीं जान सकते कि मेजर फ्रेजर के साथ क्या हुआ, लेकिन सेंट जर्मेन का नाम 1880 और 1900 के बीच एक बार फिर उभरा जब हेलेना ब्लावत्स्की ने दावा किया कि वो अभी भी जिंदा हैं और वेस्ट के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ब्लावत्स्की एक रूसी फिलोसोफर और राइटर थी जिन्होंने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह स्थापना की और थियोसॉफी की मुख्य थियोरिटिशियन के रूप में जानी गई। थियोसॉफी एक रहस्यमय ग्रुप है जो इस विश्वास पर आधारित है कि स्पिरिचुअल रियलिटी मौजूद है। इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, इंट्यूशन, मेडिटेशन, रिवेलेशन या किसी दूसरी स्थिति के जरिए हासिल इसको किया जा सकता है जो एक आदमी की समझ से परे है। ब्लावत्स्की ने 1870 के दशक में मास्टर्स ऑफ एंशिएंट विजडम के रूप में जाने जाने वाले जानकारों के एक ग्रुप के बारे में खुलासा किया।
असेंडेड मास्टर्स के अलग मास्टर्स का एक मिलता जुलता थियोसॉफिकल ग्रुप जो संतों या फरिश्तों की तरह अलग जगहों में रहते हैं, असल में इंसान के शरीर में प्रकट होते हैं। इन तथा कथित उस्तादों में से एक के रूप में सेंट जर्मेन को थियोफिस्टों द्वारा माना जाता है कि उनके पास कई जादुई शक्तियां हैं, जैसे कि टेलीपोर्ट होना, उड़ना और यहाँ तक कि दीवारों के बीच से निकलने की शक्ति भी है। ये एक तरह का धोखा भी लग सकता है, लेकिन भारत के आड्यार में ली गई ये तस्वीर साबित करती है कि ब्लाओत्स्की वास्तव में द काउंट को जानती थी, या कम से कम उसे जो उसके जैसे होने का दावा कर रहा था। जबकि ब्लाओत्स्की सामने और बीच में बैठी हैं। साथ में कैप्शन लिखा है, उनके पीछे बाएं से दाएं जो लोग खड़े हैं वो हैं लॉर्ड कुसुमी, लॉर्ड मोरिया और जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया, लॉर्ड सेंट जर्मेन। थियोसॉफिकल मान्यताओं के हिसाब से द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन के बारे में कहा जाता है कि उनके जीवन काल के दौरान ही उन्होंने कई दूसरी पहचान हासिल की और उनका पुनर्जन्म भी हुआ, जिसमें इतिहास के कुछ महानतम और सबसे प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो कार्टाफिलिस हैं, जो कि एक भटकने वाला यहूदी है जिसने गुड फ्राइडे पर क्रॉस पर चढ़ाए जाने के दौरान यीशु का अपमान किया था। उन्हें अमर होने का श्राप दिया गया था और समय के अंत तक पृथ्वी पर भटकने के लिए मजबूर किया गया था। कुछ लोगों को लगता है कि सेंट जर्मेन कभी किंग आर्थर के महान सहयोगी मर्लिन द मैजिशियन थे, जो माना जाता है कि वो लगभग साल 1540 से साल अगस्त 584 तक रहे थे। आप मान सकते हैं कि मर्लिन एक कल्पना है, लेकिन लेखक जॉन मैथ्यू के अनुसार, जिन्होंने मर्लिन शमन प्रोफेट मैजिशियन नाम की किताब लिखी है, उसमें 5वीं और 6वीं शताब्दी में मर्लिन के अस्तित्व को साबित करने के लिए और भी सबूत हैं, जिन्हें पहले मायर्डिन के नाम से जाना जाता था, आर्थर से भी ज्यादा। क्या यह संभव हो सकता है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जादूगर सदियों बाद भी कैमलॉट के बजाय पेरिस कोर्ट ऑफ वर्साई में जादू और एल्केमी में डूबा हुआ? डॉक्टर रेमंड बर्नार्ड की किताब द ग्रेट सीक्रेट काउंट सेंट जर्मेन का दावा है कि सेंट जर्मेन वास्तव में जन्म से 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध स्टेट्समैन साइंटिस्ट सर फ्रांसिस बेकन थे और बाद में उन्होंने विलियम शेक्सपियर को सौंपे गए सारे नाटक लिखे। थियोसॉफी की असेंडेंट मास्टर टीचिंग्स के हिसाब से फ्रांसिस बेकन ने ईस्टर के दिन संडे 9 अप्रैल 1626 को मरने का नाटक किया और यहाँ तक कि भेष बदलकर अपने ही अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। कहानी के इस पहलू के हिसाब से द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन ने 1 मई 1684 को एल्केमी के जरिए इमॉर्टलिटी और फिजिकल एसेंशन को हासिल किया और उस समय फ्रांसिस बेकन ने अपना नया नाम सेंट जर्मेन अपनाया। असेंडेंट मास्टर टीचिंग्स के दूसरे रूप और भी आगे आते जाते हैं। वो ये दावा करते हैं कि सेंट जर्मेन का एक समय में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो और इटालियन एडवेंचरर और नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस जैसी बड़ी हस्तियों के रूप में भी पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन इन्हें कुछ दूसरी शख्सियतों की तरह यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन की सबसे हालिया उपस्थिति 1972 में पेरिस में थी, जब रिचर्ड चैनफ्रे नाम के एक व्यक्ति ने मशहूर काउंट होने का दावा किया। चैनफ्रे एक प्रसिद्ध जादूगर थे जिन्होंने पेरिस के एक थिएटर में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्हें वो आदमी जो लेड को सोने में बदल सकता है उसके रूप में पेश किया गया। वो अपने कारनामों के जरिए जल्दी ही अमीर और प्रसिद्ध हो गया और मशहूर हस्तियों के लिए भविष्यवाणी और फेस रीडिंग की और अपने दावों के बलबूते पर अपना खुद का नाम बनाया। काउंट की तरह चैनफ्रे ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का श्रेय एल्केमी को दिया। वो कैमरा के सामने एक कैंप स्टोव पर लेड को सोने में बदलकर अपने दावे को साबित करने के लिए फ्रांस के टेलीविजन पर भी दिखाई दिया। डेमोन्स्ट्रेशन में वो लीड वायर के सिरे को प्रोजेक्शन पाउडर यानी कि मायावी फिलोसोफर्स स्टोन में डुबो देता है और उसे गर्म करने के लिए क्रूसिबल में डाल देता है। गर्म होने के बाद इसे स्टोव से हटा दिया जाता है और पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। चैनफ्रे फिर क्रूसिबल खोलता है और एक तार पेश करता है जो अब एक वाइब्रेंट पीले रंग में बदल चुकी है, यह दावा करते हुए कि इसे सोने में बदल दिया गया है। एक्सपर्ट्स ने कथित तौर पर शो के बाद उस मेटल की जांच की और यह दावा किया कि यह सोना ही था। लीड वायर टीवी क्रू द्वारा दिया गया था, जबकि क्रूसिबल और फिलोसोफर्स स्टोन चैनफ्रे अपने साथ लेकर आया था। प्रोसेस को देखने के बाद क्रू ने सभी उपकरणों की जांच करने का दावा किया और निष्कर्ष निकाला कि किसी भी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। बेशक ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि चैनफ्रे सिर्फ एक मैजिक ट्रिक कर रहा था, जिसमें शायद हाथ की सफाई शामिल थी, जबकि बेस मेटल जैसे कि लेड को सोने में बदलना निश्चित रूप से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक एक संभावना बन गया था। यहाँ तक कि सोने की सबसे छोटी मात्रा बनाने में भी आमतौर पर एक पावर एक्सेलरेटर और भारी मात्रा में बिजली के इस्तेमाल की जरूरत होती है, न कि सिर्फ कैंप स्टोव और एक चुटकी जादुई पाउडर की। सेंट जर्मेन होने का चैनफ्रे का दावा ट्रांसम्यूटेशन तक ही सीमित नहीं था। इनफैक्ट उनके बारे में कहा गया था कि उनके पास बहुत सारे टैलेंट हैं जो उन्हें मॉर्टल काउंट की तरह ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। जब उसे पुराने महलों और हवेलियों का दौरा करने के लिए बुलाया गया तो चैनफ्रे ने दावा किया कि वो पिछले जन्म में भी वहीं पर रहा था। वो उसे घर के लेआउट की
वो इस घर के लेआउट के बारे में बताकर, सीढ़ियों की जगह और छुपे हुए रास्ते बताकर भी साबित करता था। बेशक ये दावा किया गया है कि इन इमारतों को देखने से पहले चेनफ्रे ने उनके ब्लूप्रिंट को स्टडी किया था, जो शायद पब्लिक के लिए मौजूद थे। एक स्पेनिश टीवी रिपोर्टर जोस मारिया इनिगो ने दावा किया कि वो चेनफ्रे के घर गया था और उसने उसे एक मरे हुए कुत्ते को जिंदा करते देखा। इनिगो के अनुसार चेनफ्रे ने कुत्ते की लाश पर थोड़ा प्रोजेक्शन पाउडर फेंका और थोड़ा हिलने डुलने के बाद कुछ कदम आगे बढ़कर वो फिर से मर गया। अनफॉर्चुनेटली इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई फोटोग्राफिक सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन कम से कम ये एक बहुत ही खतरनाक किस्सा है जो द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन की जादुई शक्तियों से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आप जादुई काउंट के रूप में उनके पुनर्जन्म की जानकारी के बारे में चेनफ्रे से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आपको इसका लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी 1983 में मौत हो गई थी। हालांकि कुछ लोगों के लिए मानना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन का कई ऐतिहासिक लोगों के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। ये थ्योरी उतनी ही काल्पनिक नहीं है जितनी ये लगती है। इनफैक्ट दलाई लामा और पंचेन लामा, तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षुओं का चयन भी पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अब जब मौजूदा लामा अपनी जीवन के अंत तक पहुंच रहे हैं तो वो उस जगह के बारे में बता रहे हैं कि उनका अगला अवतार कहाँ होगा। उसके बाद उनके शिष्य उस जगह पर अपने स्पिरिचुअल लीडर की कुछ पर्सनल चीजों के साथ पहुंचेंगे और अगले उत्तराधिकारी से उनकी पहचान करने के लिए कहेंगे। क्या ये मान लेना बहुत ज्यादा है कि द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन, मास्टर ऑफ एंशिएंट विजडम, इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर निर्भर है? रिचर्ड चेनफ्रे की मौत के बाद से किसी ने भी द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन होने का दावा नहीं किया है। ऐसा लगता है कि अद्भुत आदमी इतनी सदियों तक सुर्खियों में रहने के बाद चुपचाप गायब हो गया। शायद इमॉर्टल काउंट अभी भी हमारे बीच मौजूद है और पहले से ही मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मामलों में शामिल है और अपनी असली पहचान प्रकट करने का इंतजार कर रहा है। आखिर कौन था ये दिलचस्प आदमी जिसने अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और अद्भुत ताकत से इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था? क्या वो सच में एक कामयाब एल्केमिस्ट था जिसने हमेशा जिंदा रहने का रहस्य ढूंढ लिया था? क्या वो एक प्राचीन मिस्टिकल मास्टर था जिसका बार बार पुनर्जन्म होना तय था, जैसा कि कुछ और काल्पनिक सिद्धांतों का दावा है? शायद वो एक टाइम ट्रैवलर था, एक फरिश्ता था, एक एलियन था, या यहाँ तक कि एक खूबसूरत वैम्पायर भी। बेशक हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो सिर्फ एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था जिसकी रेपुटेशन एक शानदार लेजेंड की जैसी बन गई थी। जब द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि अभी भी जवाबों से ज्यादा सवाल मौजूद हैं। लेकिन अगर उसका अद्भुत इतिहास को इशारा करता है तो भाई हो सकता है कि वो फिर से कहीं पर प्रकट हो जाए। दोस्तों, द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन की कहानी से आप क्या समझते हैं? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आप इतिहास के कुछ सबसे आशाजनक लोगों के बीच में रहना चाहते हैं तो आगे के इस वीडियो को देख लो यार। ये फेमस कॉन आर्टिस्ट फ्रैंक अबगनले की जिंदगी के बारे में है। देखने के लिए शुक्रिया।